जय सिया राम बच्चों, मैं जय प्रताप सिंह अपने YouTube चैनल जय साराम स्टडीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लास 11th में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आएगा और 4 से 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको इक्वेशन प्रूफ करनी होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे आपका पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाला जाता है। लेकिन उससे पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ये है क्या, ये क्यों यूज हो रहा है और इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। तो अगर आप सपोज करिए कि यहाँ पे एक पेड़ है और इस पेड़ पे कोई बंदर बैठा हुआ है और यहाँ पे आप हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपकी बंदूक है और मान लीजिए ये बंदर पागल हो गया। आप क्योंकि ऐसे बोल देंगे तो आप कहेंगे कि सर मारने के लिए करें, भैया हम बिल्कुल भी जीव हिंसा करनी नहीं चाहिए, लेकिन हम जनरली आपको, चूंकि ये टॉपिक है तो टॉपिक को समझाने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए बंदूक है और आपने यहाँ पे बंदर को निशाना बनाया और आपने यहाँ पे गोली चलाई, ठीक है। तुम बंदर को निशाना लगा के आपकी बंदूक ने यहाँ से गोली चलाई, तो क्या ये गोली बंदर को लगेगी या नहीं लगेगी, ठीक है। अब शायद लग भी जाए शायद ना लगे, ज्यादातर बच्चे कहेंगे कि लगेगी, क्योंकि भाई बंदूक उधरी तो है ना, जिधर बंदूक है बंदूक का निशाना उधरी है, जिधर बंदर बैठा हुआ है तो लगनी चाहिए, ठीक है। आपने बहुत बार क्रिकेट देखा होगा, तो क्रिकेट में आपने देखा होगा जब शॉट मारा जाता है सिक्स जनरली, तो वहां पे एक डॉटेड करके लाइन आती है जहां पे वो बॉल की ट्रेजेक्ट्री को बता रही होती है कि ये बैट्समैन यहाँ पर है, बैट्समैन ने शॉट मारा और बॉल यहाँ पे जाती। अब हुआ क्या, अगर देखिए तो यहाँ पे क्या रहता है, मान लीजिए स्टेडियम है, ठीक है, तो अब बॉल तो यहां से लड़के नीचे गिर गई, बॉल तो यहां तक गई नहीं, लेकिन जो ट्रेजेक्ट्री बनाई गई, जो बॉल की ट्रेजेक्ट्री बनाई गई कि बॉल कहां जाती, तो बनाया गया कि ये बॉल की ट्रेजेक्ट्री होती और फाइनली बॉल यहाँ पे एंड अप करती। लेकिन यहाँ पे तो आपका क्या आ गया, एक प्लेटफॉर्म आ गया जिसपे बॉल लड़कर नीचे गिर गई, बॉल यहाँ तक पहुंची नहीं। लेकिन फिर भी ये अनुमान लगा लिया गया कि अगर ये स्टेडियम यहाँ पर ना होता, यानी यहाँ पे किसी तरह की कोई रुकावट ना होती, तो बॉल यहाँ पे पहुंचनी चाहिए थी। अब बॉल यहीं पे पहुंचनी चाहिए थी, उन्होंने कैसे सोच लिया, उन्होंने कैसे अंदाजा लगा लिया कि बॉल यहीं पर आनी चाहिए है, ठीक है। कई बार ये सवाल आपके मन में उठे होंगे, क्योंकि अगर आप आईपीएल वगैरह देखते होंगे या क्रिकेट मैच वगैरह देखते हो तो वहां पे ये ट्रेजेक्ट्री यानी कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को दिखाया जाता है। कई बार बहुत सारे जब आप खेल रहे होंगे तो आपने महसूस किया होगा रियल लाइफ में भी कि जैसे ही शॉट पड़ा, अब आप मान लीजिए कैच के लिए जा रहे हैं, अब आप यहाँ पे मान लीजिए खड़े हैं, ठीक है, और बैट्समैन ने शॉट मारा, तो आप ये अंदाजा लगा लेते हो कि बॉल यहां आएगी या इसके बॉल पहले मतलब बाद में जाएगी या बॉल इससे पहले ही गिर जाएगी। आप ऐसा अंदाजा लगाते हो, तभी तो आप दौड़ना शुरू करते हो ना। अगर मान लीजिए भाई आपको लग रहा है कि बॉल पीछे जाएगी तो आप पीछे दौड़ोगे, अगर आपको लग रहा है बॉल आगे आएगी तो आप आगे की ओर आओगे, और अगर आपको लगता है कि नहीं बॉल आपके पास तक आ जाएगी तो आप वहीं पर खड़े रहोगे। तो यही जनरली तीन कंडीशन है, या तो आपसे दूर जाएगी, या तो आपसे पहले, या तो आपके पास। अब आपने भी देखिए क्या किया होगा, अपने माइंड में, भले आपको विजुलाइज आपको दिख नहीं रहा हो, लेकिन अपने माइंड में आपने एक जो पाथ है बॉल का उसको प्रोजेक्शन कर लिया होगा कि बॉल एक्चुअल में कहां पे आनी चाहिए। ये आपने प्रोजेक्शन किया। अब ये आपने कैसे प्रोजेक्शन किया, अच्छा ठीक है, अब एक काम करिएगा, आप अपने किसी छोटे भाई बहन के साथ खेलने की कोशिश करिएगा, यानी 4-5 साल भाई बहन ना हो तो किसी के साथ भी, मतलब छोटे 4-5 साल के साथ बच्चे के साथ आप खेलने की कोशिश करिएगा, उसको बॉल उछाल के दीजिएगा। आप देखेंगे क्या रहता है, वो बच्चा वहीं खड़ा रहता है, बॉल आई तो पकड़ लिया, नहीं आई तो वो आगे पीछे नहीं जाता, या आपने बॉल फेंकी उसके पीछे फेंकी तो वो पीछे की ओर मूव नहीं कर पाता। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसने रियल लाइफ में अभी जो प्रोजेक्टाइल मोशन है या जो ट्रेजेक्ट्री है प्रोजेक्टाइल मोशन की वो समझ नहीं पाया, तो वो अपनी जगह पे खड़ा रहता है। बॉल अगर आ गई तो ठीक है, तो आप कोशिश करते हो उसको बॉल देते समय कि उसके पास ही तक रहे, उसको ज्यादा मूव ना करना पड़े। ऐसा हुआ है ना, आपके साथ हुआ है ना। हाँ, ऐसा सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि अभी उसका माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ, उसने रियल लाइफ में इतने कैचेस को नहीं पकड़ा है, तो उसका माइंड इस प्रोजेक्टाइल मोशन को या इस ट्रेजेक्ट्री को वो उसका माइंड समझा नहीं पाता। लेकिन आप बड़े हो गए हो तो आपको पता है, क्योंकि आपने खेला है। ऐसा नहीं कि बड़े हो गए इसलिए, क्योंकि आपने खेला है। अगर आप नहीं खेले तो आप देखिए किसी ऐसे लोगों के साथ कैचम कैच खेलिए, बॉल को पकड़ने की कोशिश करिए जिस बच्चे ने कभी क्रिकेट खेला ही ना हो। तो
तो जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेला होगा आप उसको कैच दीजिए, देखिए वो भी नहीं पकड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको भी ट्रेजेक्ट्री का अनुमान नहीं लगा। अब दो चीजें हैं, एक पढ़कर किया जा सकता है चीजों को, और दूसरा रियल लाइफ में उसको प्रैक्टिस करके किया जा सकता है। ज्यादातर लोग प्रैक्टिस करते हैं, खासतौर पे बच्चे लोग जितने भी, अब वो 7-8 साल के, 9 साल के, 10 साल के, तो उनको पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रो पढ़ाया जाएगा, तो रियल लाइफ में प्रैक्टिस करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको अंदाजा लगता है कि बॉल कहाँ पे खत्म होगी या कहाँ पे जाके वो गिरेगी, तो वहां पे वो दौड़ करके पहुंच जाते हैं। आपके साथ भी ऐसे हुआ है ना? तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, यानी कि ये आपके दिमाग में जो कैलकुलेशन चल रही है, एक्चुअल में आपने फिजिक्स अभी नहीं पढ़ा, अभी आपने प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़ा, लेकिन दिमाग में ये सारी चीजें चल रही ना, इसी वजह से तो आप सही जगह पे पहुंच जाते हो। सही जगह पे हाथ को स्ट्रेच कर लेते हो, हाथ को ऊपर रखना है कि सीने के पास रखना है कि नीचे रखना है कि आगे टाइप लगानी है, ये सारा का सारा कैलकुलेशन। वो देखिए 5-10 सेकंड के लिए बॉल हवा में है या कुछ टाइम पीरियड के लिए बॉल हवा में है, उतनी ही देर में आपको ये कैलकुलेशन कर लेनी होती है। रियल लाइफ में आपने कोई प्रोजेक्टाइल मोशन की कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन फिर भी आप पहुंच गए उस बॉल तक। खिलाड़ी जो हाई जंप कर रहे होते हैं, लॉन्ग जंप कर रहे होते हैं, तो लॉन्ग जंप करते समय या हाई जंप करते समय भी वो इसका इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है बहुत सारे खिलाड़ी ने फिजिक्स ना पढ़ी हो, लेकिन उनको प्रैक्टिस कराई जाती है, तो प्रैक्टिस कराते समय उनको कितनी जंप लेनी है, किस एंगल पर जंप लेनी है, ये सारी बातें उनको सिखाई जाती हैं। सिखाने के पीछे मकसद यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर सके। अच्छी परफॉर्मेंस कब करेंगे? जब वो सही से जंप लगाएंगे। अब हो सकता है वो सिखाने वाले कोच को भी ना पता हो कि कितना एंगल बनता है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, लेकिन उसने प्रैक्टिकल कर रखा होगा। तो चलिए इन सारे डाउट को करते हैं क्लियर और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारा माइंड किसी भी ट्रेजेक्ट्री को पकड़ रहा होता है और कैसे समझ रहा होता है। चलिए देखते हैं। अब होता क्या है, सपोज करते हैं कि कोई भी बॉडी, जब दो तरह का मोशन होता है, एक स्ट्रेट मोशन होता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है जिसको आप जनरली क्या कहते हो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा क्या होता है, मोशन इन अ प्लेन। अब जब प्लेन की बात आएगी, मतलब किसी सरफेस की बात आएगी, जैसे ये बोर्ड एक सरफेस है, तो इस बोर्ड को ध्यान से देखिएगा, यहां से एक ऐसे लाइन जा रही है जिसको आपने क्या मान लिया, जो ऐसे लाइन जाती है वो एक्स एक्सिस हो गया, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो लाइन ऊपर की ओर जा रही है उसको आपने क्या मान लिया, वाई एक्सिस। देखिए ये लाइन जा रही है ना ऊपर की ओर, तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो ये पूरा व्हाइट बोर्ड क्या बन गया, एक प्लेन बन गया, यानी कि एक सरफेस एरिया टाइप का क्रिएट हो गया, एक प्लेन हो गया। तो इस प्लेन में देखिए दो एक्सिस होगी ना, तो इन दो एक्सिस की वजह से इसमें जो भी मोशन होगा, अब बोर्ड में कैसा मोशन हो सकता है, देखिए आप किसी भी बॉल को फेंकिए, हो सकता है आप बोर्ड पे जब फेंके तो ऐसे फेंकें बोर्ड पर, या आप ऐसे फेंकें, या आप किसी भी तरीके से बोर्ड पे बॉल को या किसी भी चीज को, कैरम की गुट्टी से कुछ भी आप फेंक सकते हैं। जब आप इस तरह से फेंक रहे होंगे तो देखिए एक ही डायमेंशन का इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस की डायमेंशन का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब बॉल को ऐसे फेंका जा रहा तो क्या हो रहा है, देखिए हाइट भी ले रही है, मतलब एक्स एक्सिस पे भी जा रही है और वाई एक्सिस यानी कुछ हाइट भी गेन कर रही है, यानी कि यहाँ पे दोनों एक्सिस का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए इस तरह के मोशंस को क्या कहा जाता है, मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन अ प्लेन जब होता है तभी आपका पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो चलिए पहले बनाते हैं ग्राफ को, ग्राफ के बाद अपनी इक्वेशन को प्रूव करते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई ना कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, कहां पे इस्तेमाल होता है, जहां पर मोशन किसमें हो, प्लेन में हो, यानी कि बेसिकली आप कह सकते हो कि मोशन कैसा हो रहा हो, टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह के कंपोनेंट का इस्तेमाल हो रहा हो। तो चलिए पहले ग्राफ बनाते हैं, फिगर बनाते हैं अपनी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को प्रूव करने के लिए। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब चूंकि मैंने कहा बॉडी सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव नहीं करेगी, क्योंकि वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और हमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन को नहीं देखना है, ठीक है, हमें देखना है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि वाई एक्सिस पे भी कुछ जाना चाहिए। तो मान लेते हैं कि यहां से बॉडी यहां पे गई, कई बार आप बुक्स में देखेंगे तो नीचे भी चला जाता है। नीचे क्यों जाता है, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस है वो कैसी है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन है, या अगर आप अर्थ की सरफेस पे खड़े हो तो रियल लाइन है, और अगर आप अर्थ की सरफेस पे खड़े हो तो बॉल तो यहीं पे रुक जाएगी, नीचे तो जाएगी नहीं। लेकिन अगर ये एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन के नीचे तो बॉल जा सकती है, ठीक है, जैसे हमारी हम अपनी आंखों से देखें कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो क्या बॉल यहीं पे रह जाएगी, इसके नीचे नहीं जाएगी, जाएगी। तो उस कंडीशन में ये बना दिया था, हालांकि आप इसको नहीं भी समझेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बुक में रहता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब यहां पे मान लेते हैं ये आपकी
कैसी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी ux, क्योंकि x एक्सिस पे, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कैसी होगी uy, क्योंकि y एक्सिस पर है। और इन दोनों के बीच में आपका यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, u से। u से क्यों रिप्रेजेंट करें, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, बॉल को फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी दिया गया, x एक्सिस पे ux मान लिया, y एक्सिस पे uy मान लिया, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो कहाँ जाएगा, इन दोनों के बीचों बीच जाएगा, जो कि ये इसका पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पर है, जो कि हमने क्या मान लिया, u मान लिया। अब देखते हैं कि जो x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है कितना होगा, ठीक है, x एक्सिस पे जो इसकी स्पीड है, ठीक है ना, अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि x एक्सिस पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो s इंटू टी हो जाएगा, यानी कि स्पीड इंटू टाइम। स्पीड माने कि यहाँ पे आप देख सकते हो वेलोसिटी लिख सकते हो, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वेलोसिटी वो स्केलर क्वांटिटी नहीं होगी, सॉरी, जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और जो स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी। जनरली स्पीड और वेलोसिटी एक ही टर्म होता है, लेकिन हाँ बस स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का असर है, मतलब डायरेक्शन का होता है। जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेंक रहे होगे, जब डायरेक्शन में फेंक रहे हो यानी कि क्या हो जाएगा, वहां पे वेलोसिटी का टर्म इस्तेमाल किया जाता है। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट मैं कहाँ देख रहा हूँ, एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट एट एक्स एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू v इंटू टी, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो x एक्सिस पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है बच्चों को, उसको मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ हमेशा के लिए। देखिए जहां पर भी आप पढ़ेंगे हर जगह इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने वाला है, तो अभी समझ लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए जो भी आपकी बॉल फेंकी जा रही है वो कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी, इस एंगल को थीटा ले लेते हैं, आपकी बुक्स में थीटा नॉट रहता है, आप थीटा लीजिए, कुछ भी लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। अब ये जो यहाँ पे आपको निकालना है ये कितना होगा, चलिए देखते हैं, इसको मैं अलग से बनाता हूं आपके लिए। ये जो पाथ है ये थोड़ा कर्वलिनियर है, लेकिन छोटी सी दूरी के लिए देखेंगे तो इसको हम स्ट्रेट पाथ कंसीडर कर सकते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस पे हो गया और ये आपका वाई एक्सिस पे हो गया, और ये आपका थीटा बन रहा है, ठीक है। यहां से एक स्ट्रेट लाइन को खींचिए, यहां से भी एक स्ट्रेट लाइन यानी कि परपेंडिकुलर। अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पर भी कितना होगा, थीटा होगा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, हमें यहाँ पे यानी कि जो एक्स एक्सिस पे हमें यहाँ पे जो दूरी निकालनी है, एक्स एक्सिस पे जो हमें दूरी निकालनी है, यानी कि हमें ये लाइन चाहिए, तो ये लाइन क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम याद करिएगा, क्लास 9th और 10th में आपने पढ़ा होगा। तो वहां पे आप जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे तो उस ट्रिग्नोमेट्री में आपका इस्तेमाल होता था, थीटा बना हुआ, तो थीटा के लिए निकालना है। जब हम थीटा के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लगने वाला है, देखिए हमें ये निकालना है, ये बात तो क्लियर हो गई क्योंकि एक्स एक्सिस पर है। ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। जो बॉडी है वो किस इस पे जा रही है, हाइपोटेन्यूज पे जा रही है, यानी कि आपको हाइपोटेन्यूज का इस्तेमाल करना है। निकालना क्या है, बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका होता है कॉस थीटा, ठीक। अब देखें यहां पे जो आपका चलेगा वो क्या चलेगा, कॉस थीटा का फंक्शन चलेगा, क्योंकि आपको क्यों निकाला, क्योंकि आपको बेस चाहिए। अच्छा बेस जो है वो कैसा है, अगर यहाँ पे देखिए तो बेस कैसा है, यूएक्स है, क्या है, यूएक्स, तो ये हो जाएगा यूएक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, जो कि आपको कैलकुलेट करना है, हाइपोटेन्यूज जो कि आपको कैलकुलेट करना है। तो इस पे आपका क्या चलेगा, कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए यहां पर भी आपका चूंकि बॉडी जो है वो हाइपोटेन्यूज पे चल रही है, अब यहाँ पे थीटा है तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो क्या आपको बेस चाहिए, नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि बॉडी तो वाई एक्सिस पे जा रही, तो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर किसके साथ, हाइपोटेन्यूज के साथ, तो साइन थीटा होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे क्या होता है, वाई होता है, तो क्या हो जाता है आपका, वाई है तो क्या हो जाएगा, यू वाई साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, सॉरी, हाँ ठीक है, तो यू वाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिख रहा होगा यूएक्स कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पे आपका कॉस थीटा का फंक्शन चलेगा और यहाँ पे आपका क्या चलेगा, साइन थीटा का फंक्शन चलेगा। ये बात समझ में आ गई। बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि वाई के साथ साइन लें या कॉस लें, या यूएक्स के साथ साइन लें या कॉस लें।
तो मैंने आपको फर्दर अलग से करके दिखा दिया कि कैसे आप पता करें। देखिए यहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं और बॉडी हमारी यहाँ पे जा रही है, तो हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो हम इसको लेके चलेंगे बेस को। यही चीज जब हम यहाँ देखते हैं तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हम वाई एक्सिस पे चल रहे हैं, और जब वाई एक्सिस पे चल रहे हैं तो बॉडी तो यहीं पे जा रही है हाइपोटेन्यूज पे, तो हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर के साथ, जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसका होता है? साइन का। देखिएगा, याद करिए ट्रिग्नोमेट्री को, तो क्या होता था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही होता था। तो ये किसके लिए होता? साइन के लिए। और ये किसके लिए होता था? कॉस के लिए। तो एक बार कॉस के लिए, कॉस किस पे चलेगा? एक्स एक्सिस पे। एक बार साइन के लिए, साइन किस पे चलेगा? वाई एक्सिस के लिए। ये बात क्लियर हो गई? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। देखिए आप फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, अभी तो आपका 11th में शुरुआत हो रही है, ये शुरुआत का चैप्टर है। जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो फ्रिक्शन है, या आपका जितना भी सर्कुलर पाथ में मोशन हो रहा है, या जितने भी टर्म्स आपके आएंगे, या सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, हर जगह ये साइन और कॉस का खेल चलेगा। आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कहाँ पे साइन लें, कहाँ पे कॉस लें। तो देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि हर बार कॉस इसी पे रहेगा, हर बार साइन इसी पे रहेगा। डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, उस पर डिपेंड कर जाती चीजें। चलें देखें। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? जो दूरी है, यानी कि एक्स एक्सिस पे जो दूरी जा रही है, वो कितना हो जाएगी? यू एक्स कॉस थीटा इंटू टी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और x आपका जो दूरी इस पे चल रही है, तो x इज इक्वल टू, अब चूंकि यहां पर ऑलरेडी x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? u cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये u cos थीटा जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब आगे देखते हैं। t यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, t क्या हो जाएगा? x अपॉन u cos थीटा। चलिए यहां तक हमने कर लिया इसको इक्वेशन 1। अब वाई एक्सिस पे देखते हैं। ठीक है, अब कहां देखेंगे? वाई एक्सिस पर देखेंगे, यानी कि वाई एक्सिस पे जाने की देख रहे हैं, तो हाइट को हम देख रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो हाइट जा रहा है। इक्वेशन ऑफ मोशन याद करिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती थी? h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन यहां हम क्या करेंगे? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे g कैसे आ गया? क्योंकि भाई देखिए अब ऊपर की ओर बॉडी जा रही है, तो a की जगह क्या हो जाता है? g हो जाता है। क्लास 11th में अभी गए होंगे, मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिएगा, वहां पर भी मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर रखा है कैलकुलस मेथड से, मैथमेटिकल मेथड से, और आपका ग्राफिकल मेथड से। तो वहां पर ही मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो, s की जगह h आ जाता है। s जब हॉरिजॉन्टल वर्क हो रहा होता है, h तब जब वर्टिकल हो रहा होता है, जी तब जब वर्टिकल हो रहा होता है, जब हॉरिजॉन्टल हो रहा होगा तो यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। एच यानी कि वाई एक्सिस पे, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यू साइन थीटा, और यहाँ पे इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब टी की वैल्यू जो आपने सॉल्व की थी वो इक्वेशन इसमें पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, जी के बाद टी स्क्वायर, यानी कि x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? साइन अपॉन कॉस होता है tan, और u से u कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? x tan थीटा, यानी कि tan थीटा x, तो x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो आपकी इक्वेशन बनी, ये आपका कैसा है? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की। बात हो गई क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या इतने से हमारा काम खत्म हो गया? ये तो हमने खाली पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए इक्वेशन निकाला। अब यहाँ पे ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगी बॉडी? क्या मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगी? अब मान लीजिए ये आपकी मैक्सिमम हाइट है, इसको क्या ले लीजिए? h ले लीजिए, पॉइंट कोई मान लीजिए p पॉइंट मान लीजिए। अब ये शुरुआत में u वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा था, अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा? इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इनिशियल से फाइनल हो जाएगी, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी vx। यहाँ पे देखिए जो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम होगी, यहां तक पहुंची, फिर फर्दर क्या होगी? यहां से कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो कितना टाइम इसका लगा, यानी कि दो तीन चीजें आपको निकालनी होंगी। फ्लाइट टाइम निकालना रहेगा, हाइट निकालना रहेगा।
अब इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके, इन्हीं इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, अपने फ्लाइट टाइम को निकालेंगे, कितनी मैक्सिमम हाइट ये गेन कर सकता है उसको निकालेंगे, और साथ ही साथ टोटल टाइम कितना निकलेगा ये भी निकालेंगे, बॉडी कितनी दूर तक जा सकती है। मैंने भी बताया ना, जितने भी एग्जांपल मैंने अभी आपको लिए थे पहले, उन सभी को जब ये सारे फॉर्मूले में प्रूव कर लूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब मैं इस इक्वेशन को रब करने वाला हूं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्पेस नहीं है ना, तो थोड़ा सा स्पेस बन जाए, फिर उसके बाद आगे बताते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्लाइट टाइम कैलकुलेट करते हैं। फ्लाइट टाइम, देखिए दो तरीके से टाइम निकाला जाता है, एक होता है फ्लाइट टाइम और एक होता है टोटल टाइम। फ्लाइट टाइम क्या होता है, जरा इसको समझिएगा पहले। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में बॉडी को जितना समय लगा है उसी टाइम को फ्लाइट टाइम कहा जाता है। क्या है फ्लाइट टाइम? किसी भी बॉडी को मैक्सिमम जो हाइट अटेन करनी होती है, उस मैक्सिमम हाइट को अटेन करने में जो टाइम लगा है उसको फ्लाइट टाइम कहते हैं। अब कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, वहां पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब देखें ध्यान से, यहां पे चेंज हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। माइनस क्यों लग रहा है ना, बता दिया ना, क्योंकि आप अपवर्ड डायरेक्शन में काम हो रहा है, तो माइनस जी हो जाएगा, ए प्लस की जगह माइनस हो जाता है, ए की जगह पे जी हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी की बात करें, वाई एक्सिस पे जब जा रही है, तो वाई एक्सिस पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है, ठीक है, क्योंकि यहां पे पहुंचने के बाद अब कम होना शुरू होगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू यू की जगह पे, चूंकि वाई एक्सिस पे है तो क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी। माइनस जी टी को इधर ले आइए तो प्लस हो जाएगा, तो जी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा, यानी कि टाइम, फ्लाइट टाइम निकाला था, टी कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी। यही आपका था फ्लाइट टाइम, ठीक है। ये आपका फ्लाइट टाइम की इक्वेशन हो गई, समझ में आ गया, इजी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली आपको इक्वेशन ऑफ मोशन ध्यान में रखना है, और थोड़ी सी जो बातें आपको मैं बताते चल रहा हूं उसको ध्यान में रखिए, बहुत इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये तो था आपका फ्लाइट टाइम। जब फ्लाइट टाइम कैलकुलेट हो जाएगा तो आपको क्या निकालना है, मैंने क्या बताया, टोटल टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टोटल टाइम, मतलब बॉडी को आपकी इस पोजीशन तक, मान लीजिए आपकी पोजीशन है Z, तो Z पोजीशन तक पहुंचने में टोटल कितना टाइम लगेगा, तो जो टोटल टाइम निकल के आएगा, टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल टाइम कैपिटल टी से वो किसके बराबर होगा, 2 इंटू टी, ठीक है ना। 2 इंटू टी क्यों भाई, जितना समय इसको यहां से यहां तक लगा है, अब ग्रेविटी उतना ही समय में इसको यहां से यहां तक पहुंचाएगी, समझ रहे ना। तो ये जो टाइम होता है कैपिटल टी, वो क्या होगा, 2 इंटू टी, यानी कि टी इज इक्वल टू 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। तो यहां से आप टोटल टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये भी इजी था, आसान है, ठीक है। अब बात करते हैं जो मैक्सिमम हाइट, यानी कि अगर आपने बॉल को फेंका तो बॉल मैक्सिमम कितनी ऊपर तक जाएगी, ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है, बहुत ही इजी है, ठीक है। मैक्सिमम कितनी ऊपर तक बॉल जाएगी, क्योंकि सारी बातें पता चल जा रही हैं, ठीक है। लेकिन कैच पकड़ते समय हमने इतना ध्यान दिया नहीं होगा, लेकिन क्या, चलिए यहाँ पे सीखते हैं। तो जो आपका हाइट है, उस हाइट को कैलकुलेट करना है, तो हाइट के लिए अब आप क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। v स्क्वायर आपकी फाइनल वेलोसिटी थी जो कि 0 है, इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। h ही आपको कैलकुलेट करना है, इजंट इट, यही कैलकुलेट करना है। तो इसको हम यहां पे ले आए तो क्या हो जाएगा, 2gh इज इक्वल टू यू। अब देखिएगा, यहां से यहां पे पहुंचना है, लेकिन हमें यहां तक फाइनल z तक थोड़ा बता रहे हैं, हमें मैक्सिमम हाइट के लिए बता रहे हैं ना। तो मैक्सिमम हाइट के लिए ये कहां पे जा रहा है, ये हाइट किस पे जा रही है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे जा रही है ना हाइट, देखिए ऊपर की ओर जा रही है तो वाई एक्सिस पे। तो u की जगह क्या हो जाएगा, u साइन थीटा का स्क्वायर। अब h निकालना है, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये आपका क्या फॉर्मूला बन गया, हाइट निकाले, यानी कि कोई भी बॉडी कितनी मैक्सिमम हाइट को गेन करेगी, ठीक है। अब होता क्या है कि मैक्सिमम हाइट हम किस एंगल पर फेंकें कि हाइट हमारी मैक्सिमम हो जाए, यानी कि h मैक्स, यानी कि मैक्सिमम हाइट निकल के आए।
एच मैक्स मैक्सिमम हाइट निकल के आए। अच्छा मैक्सिमम हाइट निकल के आए उसके लिए साइन थीटा का मैक्सिमम होना जरूरी है। साइन थीटा मैक्सिमम कितना देगा? 1 देगा। साइन थीटा 1 कब देता है? साइन 90 पर देता है। यानी कि थीटा कितना होना चाहिए? थीटा शुड बी 90 डिग्री फॉर एच मैक्स, यानी कि मैक्सिमम हाइट, यानी जब आपने फेंका तो बॉल मैक्सिमम ऊपर तक जा सके उसके लिए थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तभी तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। ठीक है, तो एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 विच इज एच मैक्स। तो एच मैक्स क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो जब थीटा आपका 90 डिग्री होगा तो उस कंडीशन पे आप मैक्सिमम हाइट, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि बॉल जो है हॉरिजॉन्टली जाए ना, एकदम सीधा। जब आप एकदम सीधा फेंकते हैं तो बॉडी क्या होती है? मैक्सिमम हाइट को गेन करती है। समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं। अब लास्ट टॉपिक बचा है हमारे पास, वो है रेंज का। अब देखते हैं रेंज क्या होता है। रेंज क्या है? जो बॉडी है वो मैक्सिमम कितनी दूरी तक जा सकती है, यानी कि u, अब चूंकि यहां पे दूरी देखी जा रही है एक्स एक्सिस पे, तो u cos थीटा मैक्सिमम दूरी इनटू क्या? जो कैपिटल टी, यानी कि जो टाइम लगा होगा, क्योंकि भाई यहां तक पहुंचने में बॉडी को क्या पूरा टाइम लग गया होगा, क्योंकि यहां तक पहुंचने में आधा टाइम यानी कि स्मॉल टी, और यहां तक पहुंचने में कैपिटल टी। ठीक है, अब r इज इक्वल टू यू, सॉरी यहाँ थीटा था, सॉरी, u cos थीटा इंटू टी। तो हमारा t कितना निकल के आया था? हमारा t निकल के आया था 2 साइन थीटा अपॉन आई थिंक g निकल के आया था। ठीक है, तो ये एक बार फॉर्मूला देख लीजिएगा। चलिए मैं फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ क्या निकल के आया था हमारे पास। t इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, और जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल टी बनेगा, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हमारे पास निकल के आएगा। ओके, यहाँ पे u भी था, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये हमारे पास कैपिटल टी निकल के आया था। अब देखिए थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। r इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाता है? साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यानी कि बात कही जाए रेंज, रेंज मतलब एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी जाएगा। अब मैक्सिमम दूरी कब हो सकती है? मैक्सिमम दूरी तभी होगी जब साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो? 1 हो। अब 1 कब होगी? वैल्यू 1 होती है साइन 90 पर, यानी कि 2 थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर कितना? 45 डिग्री। यानी कि जब आपको मैक्सिमम हाइट लेनी है तो आपको बॉडी को 90 डिग्री पे फेंकना है, लेकिन अगर आपको मैक्सिमम दूरी लेनी है यानी कि हॉरिजॉन्टल पे लेना है तो आपको थीटा क्या रखना है? 45 डिग्री रखना है, तब आपकी बॉडी मैक्सिमम दूरी पर जाएगी। यानी कि जो रेंज है उस कंडीशन में यू स्क्वायर अपॉन जी से आर मैक्स निकाला जा सकता है। हुआ क्या? जब आपने आर मैक्स निकाला, आर मैक्स के लिए जो फॉर्मूला निकल के आया वो यू स्क्वायर अपॉन जी निकल के आया। तो अब यहां पे देखिएगा, जो मैं शुरू की बात कह रहा था उनसे मैं चीजों को अब आगे बढ़ाता हूं। जो मेरा पहला आपको एग्जांपल दिया था, पहला एग्जांपल कौन दिया था? अगर पेड़ पर कोई बंदर बैठा हुआ है तो अगर पेड़ पर कोई बंदर बैठा हुआ है तो आप क्या करेंगे? जैसा मैंने बताया था, अगर आप सीधा करेंगे मारेंगे तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। ये था आपका पेड़, यहाँ पे कहीं बंदर बैठा था, आपने बंदूक का निशाना रखा ऐसे, तो अब आप खुद बताइए क्या बंदर को गोली लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी यहां से जाएगी अंडर द ग्रेविटी क्या होगा? गोली ऐसे ना जा करके गोली ऐसे जाएगी, यानी कि थोड़ा पहले इंटरसेप्ट हो जाएगी। यानी कि अगर आपको यहां पे मारना है तो आपको कुछ इस तरह से एंगल बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से गोली जब यहां जाए तो ऐसे जब आपका प्रोजेक्टाइल मोशन बन रहा हो तो वो उसको हिट कर जाए। ठीक है, इसलिए कभी भी होता क्या है जनरली, जब आप एकदम सीधे निशाना लगाते हैं, अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर है ना, एकदम पास में होगा तो क्या होगा? वो तो उतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो जो है ग्रेविटी उसको इन्फ्लुएंस करके नीचे ले आए बुलेट को, टाइम कम मिलेगा ना। तो अगर बॉडी दूर है तो टाइम मिल जाएगा जिसकी वजह से ग्रेविटी इन्फ्लुएंस करेगी। जब ग्रेविटी इन्फ्लुएंस करेगी तो क्या होगा? आपका जो आप सोच रहे हो कि सीधे जानी चाहिए गोली, वो एक्चुअल में सीधे ना जाकर हल्का सा कर्व करेगी, कर्व करेगी तो टारगेट मिस हो जाएगा। ये तो इसकी बात हो गई। इसके अलावा अगर आपको अब थ्रो फेंकना है और आप चाहते हो कि वो मैक्सिमम दूरी तय करे तो आप कितने डिग्री पे फेंकेंगे? 45 डिग्री एंगल पे फेंकेंगे। इसका इस्तेमाल कौन करता है?
देखिए जो जंप लगाते हैं हाई जंप, तो हाई जंप का मतलब क्या है, जो जंप कर रहा होगा उसको एक्स एक्सिस पे आना ना, वाई एक्सिस पे तो नहीं जाना, ठीक है, लॉन्ग जंप सॉरी, तो जो लॉन्ग जंप कर रहा है उसको एक्स एक्सिस पे जाना है, तो एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, रेंज। रेंज के लिए वो क्या करेगा, एंगल कितना बनाए, एंगल कितना बनाए 45 डिग्री, आगे ना समझ में, ठीक है। तो मैंने जैसा कहा था जरूरी नहीं कोच को पता हो, जरूरी नहीं प्लेयर को पता हो, लेकिन एक्चुअल में मैक्सिमम रेंज लेनी है तो आपको एंगल कितना बनाना पड़ेगा 45 डिग्री, ये चीजें एक्सपीरियंस से भी आ जाती हैं। अब अगर मैक्सिमम हाइट लेनी है, हाई जंप जो होता है ना, हाई जंप कितना हाई जंप कर रहे हैं, तो वो कहाँ हाई करेगा, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे मैक्सिमम जंप आए तो उसके लिए थीटा कितना होना चाहिए, तब थीटा होना चाहिए 90 डिग्री, यानी कि जब आपको मैक्सिमम हाइट लेनी है तो थीटा 90 डिग्री, और जब आपको मैक्सिमम दूरी ट्रेवल करनी है यानी कि हॉरिजॉन्टल स्पेस में जाना है यानी कि एक्स एक्सिस पे जाना है, तब आपको थीटा वहां पे रखना पड़ेगा 45 डिग्री। इसके अलावा ये सारी बातें समझ आ गई, कहाँ रियल लाइफ में इस्तेमाल हो रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, टारगेट को हिट करने में या बाकी चीजों में। अब इसी जो आपका जो सारी बातें थी उसको बताने के पीछे मकसद यही था। अब देखिए जब बॉल लगती है तो बॉल कैसे उठ रही है, उसी से आप अंदाजा लगा लेते हो कि बॉल आप तक आएगी या आपसे पीछे जाएगी या आपसे आगे यानी कि पहले गिर जाएगी। ये एक्सपीरियंस से आ गया, यहीं पे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल होता है। बहुत ढेर सारे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास तौर पे जो सारी चीजें मैंने डिराइव कराई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आपके क्लास 11th के एग्जाम में आएंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगता है आप सब्सक्राइब करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो प्लीज सब्सक्राइब करते रहें, आगे भी शेयर करते रहें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और ऐसे ही जो है मेरे साथ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स सीखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।